Hello everyone, welcome to the Sapiens Doc. Hope you all are doing good. So in this video we are going to discuss that how to approach a patient who presents with a complaint of dyspnea. Okay, so देखते हैं तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं अगर कोई पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर रहा है. देन ईच डिफरेंशियल्स के हम लोग एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. ओके, एक्सप्लेनेशंस देखेंगे. वी विल सी सम ग्रेडिंग सिस्टम दैट इज एमएमआरसी एंड एनवाईएचए grading system. Okay, we will also see some very important terms like orthopnea, pnd, okay, platypnea, and then we will see history taking steps. History taking steps क्या क्या हो सकते हैं, and how to take negative history कैसे हम रखेंगे, and at last we will see a example sentence हम देखेंगे लास्ट में. ओके, सो इतनी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डिस्निया. डिस्निया होता क्या है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू एटीएस, एटीएस क्या है, दिस इज अ अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी. तो उसने एक डिफिनेशन दी डिस्निया की, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव, ओके, दैट इट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट that consist of qualitatively distinct sensation that vary in intensity. So it is a very important definition. फिर से देखते हैं. अकॉर्डिंग टू एटीएस इट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. ओके, तो डिस्निया एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो पेशेंट फील कर रहा होता है डिस्निया या ब्रीथलेसनेस, वो उसी को पता होता है कि वो डिस्निया फील कर रहा है. सामने वाला वो चीज़ नहीं फील कर सकता, या वो सामने वाला कोई आदमी वो नहीं बता सकता कि हाँ इस एक्स आदमी को वो डिस्निया हो रहा है या ब्रीथलेसनेस हो रहा है. ओके, सो basically it is a subjective experience. Then of breathing discomfort. Okay, so breathing discomfort is a generalized term कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है, वो एक्चुअली नहीं बता पा रहा वो हो क्या रहा है, बट हाँ दैट इज अ ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट. एंड लेट्स सी फर्दर, दिस दैट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट सेंसेशन. ओके, तो पेशेंट को एक ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो रही है, बट उसमें भी उसको वैरायटी ऑफ सेंसेशंस हो सकती हैं. क्वालिटेटिवली अलग अलग सेंसेशंस हो सकती हैं. तो ये क्वालिटेटिवली अलग अलग सेंसेशंस एक्चुअली होती क्या है. देयर कैन बी एयर हंगर. पेशेंट बोल सकता है आई कांट टेक इनफ एयर, एयर हंगर हो रहा है उसको. या पेशेंट बोल सकता है उसको चेस्ट टाइटनेस लग रही है. ओके, या पेशेंट का सकता है इनेबिलिटी टू टेक डीप ब्रेथ, इनेबिलिटी टू टेक डीप ब्रेथ, या वो डीप ब्रेथ नहीं कर पा रहा है. सो these are some distinct sensations. Okay, qualitatively distinct sensations and that vary in intensity. तो इंटेंसिटी वेरी कर सकती, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग इंटेंसिटी को क्वांटिफाई करने के लिए एमआरसी ग्रेडिंग यूज कर सकते हैं या एनवाईएचए फंक्शनल क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ डिस्निया according to American Thoracic Society. That is a subjective experience. Okay, subjective experience होता है, patient ही बता पाएगा because it is a symptom not a sign of breathing discomfort. तो ये generalized term breathing discomfort हो रहा है, that consist of qualitatively distinct sensations. तो उसमें भी उस breathing discomfort में भी अलग अलग sensations हो सकती हैं. हो सकता हो patient इसमें से कुछ terms बोले like air hunger या chest tightness या inability to take deep breath. Okay, और उसकी अलग अलग इंटेंसिटीज हो सकती हैं उस ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट की, या इन जो सेंसेशंस हैं इनकी अलग अलग इंटेंसिटीज हो सकती हैं. सो बेसिकली दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ डिस्निया. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्निया. सो कॉजेज ऑफ डिस्निया को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एयरवे रिलेटेड कॉजेज. ओके, एयरवे रिलेटेड, देन पैरेनकाइमा रिलेटेड कॉजेज, देन प्लूरा रिलेटेड कॉजेज. तो ये तीन लंग्स के हो गए, एयरवे, पैरेनकाइमा, प्लूरा. ओके, then उसके बाहर chest wall related some causes, then pulmonary circulation related causes, some cardiac causes and non cardiac respiratory causes. Okay, so if you see all these causes are related to somehow chest में सबसे पहले हमने क्या बात करी, lungs की बात करी. lungs में भी क्या क्या, एयरवे हो गया, पैरेनकाइमा हो गया, प्लूरा हो गया. देन हमने चेस्ट में बात करी, हार्ट की कार्डियक कॉजेज हैं सर्टेन. देन उसमें ही पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करी हमने. देन आउटसाइड चेस्ट वॉल है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉजेज हैं.
तो देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। देन हमने इसको फर्दर कैटेगराइज दो में डिवाइड कर दिया, दैट इज एक्यूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं उस कैटेगरी के अंदर, और क्रॉनिक कॉज क्या हो सकता है उस कैटेगरी के अंदर। सी, एयरवे में एक्यूट कॉज की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एक्यूट सीवियर एस्थमा हो सकता है, एक्यूट सीवियर एस्थमा और एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी। ओके, सो बेसिकली एस्थमा एंड सीओपीडी, बट एक्यूट सीवियर एस्थमा एंड एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी। और क्या हो सकता है एक्यूट में, एयरवे रिलेटेड लैरिंजियल इडिमा, लैरिंग्स का लैरिंजियल इडिमा हो गया जिसकी वजह से डिस्निया हो रहा है पेशेंट को, या फिर सम ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फॉरेन बॉडी, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फॉरेन बॉडी। ओके, देन क्रॉनिक कॉजेज में एयरवे रिलेटेड क्या हो सकता है, अगेन सी, अस्थमा एंड सीओपीडी। ओके, तो एयरवे रिलेटेड कॉज में डिस्निया का एक्यूट कॉज अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा एंड एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ सीओपीडी, और क्रॉनिक बोला जाए जस्ट से अस्थमा और सीओपीडी। ओके, और क्या हो सकता है, लैरिंग्स या फेरेंजियल कोई ट्यूमर हो जो कि रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा हो। देन सी, पैरेनकाइमा, तो पैरेनकाइमा में इधर एक्यूट है और इधर क्रॉनिक कॉजेज हैं। तो एक्यूट में देखते हैं पहले न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो सकता है, एआरडीएस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बेसिकली ये यहाँ नहीं होगा, ये क्रॉनिक में होता है। ओके, तीन चीजें। ओके, न्यूमोनिया, एआरडीएस, पल्मोनरी एडिमा। ओके, न्यूमोनिया, एआरडीएस, पल्मोनरी एडिमा, इसमें भी दो, न्यूमोनिया और पल्मोनरी एडिमा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, देन क्रॉनिक में देखते हैं, क्रॉनिक में क्या हो सकता है, क्रॉनिक में देयर कैन बी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो सकती है। ओके, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्यूमर हो सकते हैं, प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, या कहीं से मेटास्टेसिस हो सकता है, या न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। ठीक है, देन प्लूरा रिलेटेड कॉजेज, प्लूरा में क्या हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन, देयर कैन बी प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स इज इंपॉर्टेंट वन, न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन। ओके, बेसिकली न्यूमोथोरैक्स, एयर इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन fluid in the pleural cavity. Okay, and pleural effusion can also be chronic, तो pleural effusion acute भी हो सकता है somehow, acute क्या थोड़ा सब acute होता है pleural effusion, but हाँ it can also be chronic. Then come chest wall, chest wall में acutely क्या हो सकता है, chest wall में some trauma हो सकता है, trauma की वजह से rib का fracture हो सकता है। Then these are important, इसमें मैं बताता हूँ कौन सा, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है चेस्ट वॉल में, जिससे चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन नहीं होगा और पेशेंट को डिस्निया फील होता है कि वो सही से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है। और क्या है, काइफोस्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, डायफ्राम पैरालिसिस और एसाइटिस। ओके, एसाइटिस दैट इज इन केस ऑफ लाइक सिरोसिस। डायफ्राम पैरालिसिस कैन बी in case of GBS, neuromuscular disease like polio. Okay, so these are the some causes related to chest wall, जिसमें कि चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं होगा और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी और डिस्निया फील करेगा वो। देन कम्स पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में एक्यूट कॉज में क्या हो सकता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो सकता है, विच इज अ इंपॉर्टेंट वन। और क्रॉनिक में क्या हो सकता है, क्रॉनिक पल्मोनरी थ्रोम्बो इम्बोलिज्म हो सकता है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन कार्डियक में क्या हो सकता है, कार्डियक में लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर एक्यूट में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, और या फिर क्रॉनिक में क्रॉनिक एलवीएफ हो सकता है, या एमआई हो सकता है, एमआई में भी क्या, एंजाइना इक्विवेलेंट। सी, generally in case of myocardial infarction the patient will experience chest discomfort, that is chest pain experience करता है, बट elderly patients में या patient जो कि diabetics होते हैं उनमें chest pain उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है, और वो जो एमआई होता है वो मैनिफेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्निया। तो दैट इज एक अलग एंटिटी उसको बोला गया, एक अलग नाम दिया गया उसको, दैट इज एंजाइना इक्विवेलेंट। ओके, देन कम्स कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, और देयर कैन बी सम अनीमिया। ओके, अनीमिया। सो ये कार्डियक कॉजेज हो गए। कार्डियक में हमने एक्यूट में, ये इंपॉर्टेंट है, एलवीएफ एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। क्रॉनिक में क्या हो गया, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया, या फिर एंजाइना इक्विवेलेंट हो गया, या कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और अनीमिया। देन कम्स नॉन कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉजेज, नॉन कार्डियक और नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेज में क्या क्या हो जाता है, तो बेसिकली ये दोनों एक्यूट होते हैं। इसमें आ जाता है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस और साइकोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन, साइकोजेनिक। ओके, सो ये हमारे कुछ कॉजेज हो गए डिस्निया के। ओके, तो हमने सबसे पहले डिस्निया कॉजेज में आपको क्या सोचना हो, कैटेगरी सोचनी है। कैटेगरी में भी क्या सोचना है, चेस्ट पे फोकस करना है, चेस्ट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को सोचना है। चेस्ट में सबसे पहले क्या सोच सकते हैं, या बाहर से अंदर चल सकते हैं अपन। तो सबसे बाहर क्या आता है, चेस्ट वॉल आती है, बेसिकली चेस्ट वॉल हो गया। देन हम अगर अंदर जाएं तो लंग्स आता है,
लंग्स में क्या क्या सोच सकते हो आप, एयरवे में उसको डिवाइड कर दो, पैरेनकाइमा एंड प्लूरा में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लंग्स को, उससे रिलेटेड हम लोग कॉज सोच सकते हैं। देन कम्स कार्डियक कॉज, ओके, हार्ट होता है तो उसका कार्डियक कॉज हो गया, एंड देन पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड फाइनली नॉन कार्डियक रेस्पिरेटरी कॉजेज, ओके। और जिस पे स्टार मार्क का ध्यान रखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, ओके। देर इज अ न्यूमोनिक एक्यूट कॉजेज को याद रखने के लिए, एक्यूट कॉजेज को ओ acute, okay, O stands for some obstruction, okay, respiratory obstruction, respiratory obstruction due to some foreign body can be there, foreign body की वजह से हो सकता है। ए का, ए से आप ले सकते हो एजमा, एजमा एंड एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस, बेसिकली एनाफाइलेक्सिस लीड्स टू लैरिंजियल एडिमा जो हमने वहाँ लिखा था। सी से क्या हो सकता है, सी से सीओपीडी हो सकता है, ओके। टी से क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स, ओके, न्यूमोथोरैक्स, ओके। ई से क्या हो सकता है, इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलाई, और ई से क्या हो सकता है, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। So with this mnemonic, you can remember some of the important causes of acute dyspnea. Okay, O, acute. O stands for obstruction, that is due to some foreign body. A for asthma or anaphylaxis. C for COPD, that is acute exacerbation of COPD and acute severe asthma. T for pneumothorax, T thorax, pneumothorax, and E for embolism or edema. Okay, let's move further. ओके, सो हमने कुछ कॉज देखे, अब देखेंगे उस कॉज के रिस्पेक्ट में हमको क्या एक हिस्ट्री मिल सकती है ईच कॉज के रिस्पेक्ट में। सी, पल्मोनरी में सबसे पहले एयरवे डिजीज, तो एयरवे डिजीज में क्या क्या आ जाते हैं कॉजेज, एजमा, सीओपीडी या सम अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें क्या एक कंप्लेन या सिम्टम मिल सकता है, तो एयरवे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चेस्ट टाइटनेस, ओके, चेस्ट टाइटनेस की कंप्लेन करेगा पेशेंट, टेकिपनिया हो सकता है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, एयर हंगर भी मिल सकता है, या इनएबिलिटी टू गेट अ डीप ब्रेथ लेने में दिक्कत हो सकती है। देन कम्स पैरेनकाइमल डिजीज लाइक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, इसमें क्या एक सिम्टम मिल सकता है या कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, एयर हंगर इसमें मिल सकता है, इनएबिलिटी टू टेक डीप ब्रीथ यहाँ पे भी मिल सकता है, ओके। देन कम्स चेस्ट वॉल डिजीज, हमने चेस्ट वॉल डिजीज देखे लाइक काइफोस्कोलियोसिस, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, डायफ्रैग्मेटिक पैलेसी, ओके। तो इसमें भी क्या मिल सकता है अपन को, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड इनएबिलिटी टू गेट अ डीप ब्रेथ, ओके। सो कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे मिल रही हैं, ऊपर भी मिल रही हैं, तो मिक्स हो सकता है, मिक्स पैटर्न मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि पेशेंट एक ही चीज को कंप्लेन करे, लाइक सिर्फ चेस्ट टाइटनेस बोल रहा हो या सिर्फ एयर हंगर बोल रहा हो, ओके। देन कम्स पल्मोनरी एंड कार्डियक कॉजेज, तो पल्मोनरी बेसिकली पल्मोनरी वेस्कुलर, ओके। तो पल्मोनरी वेस्कुलर में क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन लाइक, तो इसमें क्या मिलता है, सिर्फ एक टेकिपनिया होता है, खैर दिस इज एग्जामिनेशन फाइंडिंग, नॉट ए हिस्ट्री पॉइंट। कार्डियक की बात करते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे भी चेस्ट टाइटनेस मिल सकती है या एयर हंगर की कंप्लेंट मिल सकती है। पेरिकार्डियल डिजीज अगर है लाइक कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डियक टेम्पोनार्डे हो सकता है, तो उसमें भी सेम चेस्ट टाइटनेस मिल सकती है और एयर हंगर मिल सकता है, ओके। देन कम अदर, अदर में क्या है, वेरिएबल चीजें हैं कुछ, अनीमिया, ओके, अनीमिया, अनीमिया हो सकता है, डीकंडीशनिंग इज ऑल्सो, डीकंडीशनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिस्निया। डीकंडीशनिंग मतलब लाइक तो आप बहुत समय से दौड़े नहीं हो या कुछ एक्सर्शन एक्टिविटीज आपने नहीं की हो, लाइक फॉर मंथ्स और ईयर्स, नाउ यू आर सडनली स्टार्ट्स टू गो रन, so you will experience breathlessness, but that is not pathological, it's just physiological deconditioning, okay. Then there can be psychological cause, metabolic disturbance, okay, or GI like gastrointestinal reflux disease, or ओके। सो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की बात करते हैं जरा सा हम, तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्निया हो सकता है, तो बेसिकली क्या कॉजेज हो सकते हैं, बेसिकली दैट इज, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन लीड टू डिस्निया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन लीड टू डिस्निया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकता है, लाइक ड्यू टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और लाइक सम यूरीमिया ड्यू टू किडनी फेलियर और ड्यू टू सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन इनटेक, ओके। सो ये हो सकता है कुछ कुछ। सी,
सो ये इन कंडीशंस में हमको क्या सिम्टम मिल सकता है, एक्सर्शनल ब्रीथलेसनेस मिल सकती है, ओके, एक्सर्शनल ब्रीथलेसनेस मिल सकती है, इसमें भी पुअर फिटनेस हो सकती है लाइक इन डीकंडीशनिंग केसेस, और साइकोलॉजिकल अगर डिस्निया है, साइकोलॉजिकल हाइपरवेंटिलेशन है, तो उसमें आपको उसमें क्या मिल सकता है, एंग्जाइटी मिल सकती है आपको साथ में, ओके। सी सो हमने बात करी कि जो पेशेंट होगा वो एज अ क्या कंप्लेन क्या होगी, उसकी ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स देखी लाइक चेस्ट टाइटनेस और इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, एयर हंगर और इनएबिलिटी टू गेट डीप ब्रेथ। तो बेसिकली दीज आर द 4 टर्म्स, अलग अलग सेंसेशंस हैं। सी इन जनरल हमें ये 4 सेंसेशंस एज अ पेशेंट, ये 4 कंप्लेंट्स नहीं बताएंगे। जनरली ये 4 चीज़ें ये अलग अलग नहीं मिलती हैं। हो सकता हो इसमें से 2 या 3 या चारों के चारों एक साथ मिल जाएं, अलग अलग मिलना रेयरली होता है, रेयर देखने को मिलता है, ओके। एंड सी ऑल्दो चेस्ट टाइटनेस कैन बी लाइक, देख सकते हैं आप, चेस्ट टाइटनेस इधर भी मिल रही, एयरवे डिजीज में भी मिल रही चेस्ट टाइटनेस, देन हियर इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और पेरिकार्डियल डिजीज में भी चेस्ट टाइटनेस यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बट chest tightness is little more specific for airway disease like due to bronchoconstriction की वजह से हो जो है chest tightness होती है mainly, okay, but it can also be found in other conditions like in cardiac causes, okay. Then there is a term हमने देखा inability to take deep breath, okay, तो inability to take deep breath it can be found in airway disease में भी मिल सकता है, okay, inability to take deep breath वो airway disease में भी मिल सकता है, inability to take डीप ब्रेथ पैरेनकाइमल डिजीज में भी देखने को मिल सकता है, एंड ऑल्सो इन चेस्ट वॉल डिजीज में भी देखने को मिल सकता है। तो तीनों जगह देखने को मिल सकता है इनएबिलिटी ऑफ टू गेट अ डीप ब्रेथ, बट इट इज मोर लिटिल मोर स्पेसिफिक फॉर सीओपीडी, ओके, हाइपर इन्फ्लेशन ड्यू टू सीओपीडी में देखने को मिलता है। सिमिलरली एयर हंगर जो टर्म है ये बेसिकली होता है कंडीशंस लाइक हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैपनिया की वजह से, ओके। सो दीज आर द 4 सेंसेशंस जिसकी हमने बात करी, चेस्ट टाइटनेस, इनएबिलिटी टू टेक डीप ब्रेथ, एयर हंगर, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, okay. Chest tightness is a little more specific for bronchoconstriction, inability to take deep breath is little more specific for hyperinflation due to COPD, but it can also be seen in other conditions, और ये चीजें, ये जो 4 चीजें हैं ये इंटरमिक्स होकर भी प्रेजेंट कर सकती हैं, ओके। लेट्स मूव फर्दर। देन एक्यूट ब्रीथलेसनेस, ओके, नाउ सी एक्यूट कंडीशन। तो एक्यूट ब्रीथलेसनेस के साथ अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो हमने उसके कॉजेज देखे थे, मेनली ओ एक्यूट हमने देखा था, तो देखते हैं उसमें भी क्या क्या हमको हिस्ट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं। सी फर्स्ट पल्मोनरी इडीमा। तो पल्मोनरी इडीमा में क्या हो सकता है, कार्डियक हिस्ट्री, सर्टेन कार्डियक हिस्ट्री मिल सकती है, लाइक हार्ट फेलियर की हिस्ट्री मिल सकती है। और क्या मिल सकता है पल्मोनरी इडीमा, तो पल्मोनरी इडीमा में आपको ऑर्थोपनिया मिल सकता है, या कार्डियक लाइक पाल्पिटेशंस मिल सकते हैं, या चेस्ट पेन मिल सकता है, ओके, पल्मोनरी इडीमा में। लाइक एक क्रॉनिक हार्ट फेलियर का पेशेंट है जो कि मेडिकेशंस पे मैनेज्ड है, स्टेबल है, बट सडनली ही डेवलप्ड एम आई एंड ही गेट पल्मोनरी इडीमा, ओके। एम आई की वजह से चेस्ट पेन हुआ होगा, और उसको एम आई की वजह से वो एक्यूट हार्ट फेलियर और एक्यूट ऑन क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो गया, वो लैंड अप कर गया पल्मोनरी इडीमा में। सो दिस कैन बी द प्रेजेंटेशन, ओके। सो पल्मोनरी इडीमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पल्मोनरी इडीमा का जो पेशेंट होता है वो प्रेफर टू सिट अपराइट, वो प्रिफर करता है बैठना, ना कि लेटना, ओके। जब वो लेटेगा तो उसका डिस्निया एग्रीवेट करेगा इन केस ऑफ पल्मोनरी इडीमा, ओके। ऑर्थोपनिया, सो व्हाट इज ऑर्थोपनिया, डिस्निया ऑन लाइंग फ्लैट, ओके, दिस दैट इज ऑर्थोपनिया। तो वो देखने को मिलता है पल्मोनरी इडमा में, ओके। तो पल्मोनरी इडमा का जो पेशेंट होगा वो किस पोजीशन में बैठना प्रेफर करता है, सिटिंग पोजीशन में बैठना प्रेफर करता है। देन मैसिव पल्मोनरी इम्बोलाई। तो मैसिव पल्मोनरी इम्बोलाई में क्या हो सकता है, क्या हिस्ट्री मिल सकती है, सर्टेन रिस्क फैक्टर्स मिल सकते हैं हमको, ओके, सर्टेन रिस्क फैक्टर मिल सकते हैं, लाइक लंबे समय से हॉस्पिटलाइज है पेशेंट, चेस्ट पेन मिल सकता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म का एक प्रेजेंटेशन होता है चेस्ट पेन, प्लूरिसी मिल सकती है, सिनकोप मिल सकता है साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और डिजीनेस मिल सकती है, ओके। और क्या मिल सकता है, हाँ, देन सी मैसिव पल्मोनरी इम्बोलिज्म का जो पेशेंट होता है वो मोर कंफर्टेबल होता है फ्लैट, लेटने में फ्लैट ज़्यादा कंफर्टेबल होगा फ्लैट पोजीशन में, और अगर वो बैठता है तो वो फेंट भी हो सकता है, किसमें, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ओके। देन थर्ड, एक्यूट सीवियर एजमा। तो इसमें एक्यूट सीवियर एजमा अगर एक कॉज है
डिस्निया का, तो उसमें एज़मा की हिस्ट्री मिल सकती है, एज़मा मेडिकेशंस उसके चल रहे हैं उसकी हिस्ट्री मिल सकती है, और व्हीज़ की हिस्ट्री मिल सकती है। इंपॉर्टेंट, व्हीज़ इज़ इंपॉर्टेंट हियर सिनकोप इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी। तो एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी, एक क्रॉनिक सीओपीडी का पेशेंट है और उसको एक्सेसरबेशन डेवलप हो गया, तो उसमें प्रीवियस एपिसोड्स की हिस्ट्री मिल सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग की हिस्ट्री, एक लॉन्ग स्मोकर हो सकता है, स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल सकती है। और अगर वो पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया होगा तो वो ड्राउजी भी हो सकता है, तो ड्राउजीनेस की भी हिस्ट्री मिल सकती है एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी में। ओके, देन न्यूमोनिया और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसमें क्या हिस्ट्री मिल सकती है? वेरी 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 कैरेक्टरिस्टिक फीवर मिलेगा, राइगर्स मिलेंगे। ओके, और क्या मिल सकता है? प्लूरिसी मिल सकती है और सर्टेन प्रोड्रोमल इलनेस, प्रोड्रोमल सिम्टम्स मिल सकते हैं। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या मिलेगा? डायबिटीज़ की हिस्ट्री मिल सकती है, या रीनल डिजीज़ की हिस्ट्री मिल सकती है, या एस्पिरिन और एथिलीन ग्लाइकॉल ओवरडोज की हिस्ट्री मिल सकती है। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में साइकोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन है या साइकोजेनिक डिस्निया है, तो प्रीवियस एपिसोड्स की हिस्ट्री मिल सकती है सिमिलर इलनेस की, या डिजिटल डिजिटल ओके, डिजिटल और पेरिओरल डिसस्थीसिया। ओके, पेरिओरल सेंसेशंस फील हो सकती हैं उस पेशेंट को, या डिजिटल सेंसेशंस फील हो सकती हैं। So these are some acute causes of breathlessness, and with each respective cause there is some associated specific history. Okay, important table. Now move further. Okay, now we move to modified medical research council dyspnea scale. So इसका यूज क्या है? बेसिकली हम लोग इसका यूज करके ग्रेड करेंगे डिस्निया को। जिस भी पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो हम लोग इस चार्ट का यूज करते हैं और ग्रेड करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को ग्रेड 1 का डिस्निया है, या ग्रेड 2 का डिस्निया है, या ग्रेड 3 का डिस्निया है। तो इससे हेल्प मिलता है हमें प्रोग्रेशन स्टैब्लिश करने पे। लाइक आज से 3 महीना पहले जो पेशेंट था वो ग्रेड 1 में था, और आज वो पेशेंट ग्रेड 3 में पहुंच गया है, तो एक सीवियरिटी असेस करने में, एक ग्रेडिंग असेस करने में और एक प्रोग्रेशन का रिकॉर्ड रखने में हमें इससे हेल्प मिलती है। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो दे आर बेसिकली 4 ग्रेड, 0 1 2 3 4। ओके, तो 0 मतलब कुछ नहीं है, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, एक्सेप्ट जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है वो पेशेंट या जो पर्सन है, तभी उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है। ओके, देन 1 सी, इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। 1 1 इज खड़ा खड़ा लेटर होता है, तो इसको कैसे याद रख रख सकते हो आप कि एक कहीं चढ़ाई है, अगर चढ़ाई पे चढ़ने पे पेशेंट को डिस्निया होता है। चढ़ाई मतलब स्लाइट हिल, तो 1 इज लाइक स्ट्रेट हिल की तरह दिख रहा है 1। ओके, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वॉकिंग ऑन लेवल ग्राउंड और विद वॉकिंग अप स्लाइट हिल, बेसिकली स्लाइट हिल पे अगर पेशेंट वॉक कर रहा है तो उसको डिस्निया होगा। तो दैट इज 1। 2 सी 2। ओके, तो 2 का क्या मतलब है यहाँ पे कि दो लोग हैं, एक तो पेशेंट है और एक नॉर्मल पर्सन है। वो दोनों जब साथ साथ चलते हैं तो जो पेशेंट है उसको बीच में रुकना पड़ जा रहा है। क्यों रुकना पड़ जा रहा है? बिकॉज उसको डिस्निया हो रहा है, जबकि उसके साथ में जो दूसरा आदमी चल रहा है वो नहीं रुक रहा है। सो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। ओके, वॉकिंग स्लोअर देन पीपल ऑफ सिमिलर एज ऑन लेवल ग्राउंड ड्यू टू ब्रेथलेसनेस। ओके, 2 2 मतलब दो लोग हैं, जिसमें से एक पेशेंट है जिसको डिजीज है और एक नॉर्मल पर्सन है। दोनों जब साथ में चल रहे हैं, जो पेशेंट है जिसको इलनेस है उसको रुकना पड़ जा रहा है। क्यों रुकना पड़ जा रहा है? बिकॉज वो ब्रेथलेस हो जा रहा है। ओके, देन 3 3 C 3100. Okay, 3 letters. So the patient has to stop after about walking for 100 meters. Okay, on level ground, on level ground. 4 क्या होता है कि इतना ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा है पेशेंट को कि वो डे टू डे डेली एक्टिविटीज या डेली रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। रूटीन एक्टिविटीज लाइक ड्रेसिंग अनड्रेसिंग नहीं कर पा रहा है, और टू डिस्निक टू लीव द हाउस। ओके, so this is the 0 1 2 3 4 grade MMRC dyspnea scale grading. ओके, 0 मतलब कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेनस एक्टिविटी पे ब्रेथलेसनेस हो रहा है उस पर्सन को। 1 मतलब स्ट्रेट, ओके, खड़ा, कि स्लाइट हिल पे चढ़ने पे उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है। 2 मतलब दो लोग हैं, एक पेशेंट है और एक उसके सेम एज का कोई पर्सन है, दोनों जब साथ साथ में चलते हैं लेवल ग्राउंड पे तो पेशेंट को रुकना पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेथलेसनेस हो जा रहा है। 3 क्या है? 3 मतलब तीन चीजें, 1 0 0। ओके, तो 100 मीटर चलने पे लेवल ग्राउंड पेशेंट को डिस्निया हो जा रहा है। और 4 मींस टू डिस्निक टू लीव द हाउस, बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो रहा है, इवन घर से बाहर निकलने में या डे टू डे एक्टिविटीज लाइक ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग करने में भी पेशेंट को बहुत ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ओके, नाउ सी NYHA,
न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सो बेसिकली ये कार्डियक कॉजेज के लिए होता है, कार्डियक कॉज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं NYHA क्लासिफिकेशन। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले ही इसको, चेस्ट पेन में इसको आप जाके देख सकते हैं। ओके, सी एक बार फिर से देख लेते हैं। सो NYHA क्लासिफिकेशन में ओके, इसको आप कहाँ यूज़ करोगे, कार्डियक कंडीशंस अगर हैं उसमें इसको यूज़ करना है, कार्डियक कंडीशन दैट इज लीडिंग टू डिस्निया। ओके, सो क्लास 1 नो लिमिटेशन, ओके, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज। सो जो NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है ये बेसिकली 4 सिम्टम्स के लिए होता है, फटीग, डिस्निया, पाल्पिटेशन, एंजाइना विच इज अराइजिंग ड्यू टू कार्डियक कॉज। ओके, तो ओके, तो क्लास 1 में कोई फिजिकल एक्टिविटी में कोई लिमिटेशन नहीं है। क्लास 2 क्या कहता है कि कंफर्टेबल एट रेस्ट बट ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, ओके, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी में के वजह अगर ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट तो उसको स्लाइट लिमिटेशन हो रहा है। देन क्लास 3 क्या कहता है कि फिर से कंफर्टेबल है रेस्ट में बट लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी करने पे उसको बहुत ज़्यादा मार्ग लिमिटेशन हो रहा है। देन क्लास 4 क्या है कि सिम्टम्स प्रेजेंट एट रेस्ट, रेस्ट पे ही सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि ये ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी और लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी लाइक क्या क्या हो सकती हैं, वॉकिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ओके, एट अ नॉर्मल पेस, ये हो सकता है ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, या क्लाइंबिंग वन वन स्टेयर, ओके, हाउस होल्ड एक्टिविटीज करना लाइक स्वीपिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, ये सब करना, तो ये भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है फिजिकल। कैरिंग ग्रॉसरीज और मॉडरेट लोड्स, गोइंग टू वर्क एंड डूइंग रूटीन एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एंड वॉकिंग 2 to 3 blocks। ओके, तो ये सारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी हैं। लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, लाइक ड्रेसिंग, बाथिंग, combing hair, brushing, walking across a room, okay, walking 50 to 100 meters on level ground, and getting out of the bed। तो ये सारी लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती हैं। ओके, तो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी ये हो गई एंड लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी ये हो गई। तो यही है कि क्लास 1 में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में ये 4 सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट क्लास 2 में जब पेशेंट अगर है तो रेस्ट पे तो सही है, बट वो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी जब करता है तो उसको स्लाइड, जस्ट लेकिन स्लाइड लिमिटेशन होता है। फिर क्लास 3 क्या कहता है कि लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी जब करेगा पेशेंट तो उसको मार्क्ड लिमिटेशन, बहुत ज्यादा लिमिटेशन होंगे और ये 4 सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, 4 में से कोई भी। देन क्लास 4 क्या है कि रेस्ट पर ही उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ मूव टू, या देयर हमने बात करी कि 2 टर्म्स होते हैं, PND एंड ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया एंड PND। ओके, सी क्या होता है ये देखते हैं। PND पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट रात को सोने जाता है और जब वो सो जाता है तो लगभग 2 से ढाई घंटे बाद उसको डिस्निया फील होता है, उसको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अचानक से उठ जाता है, तो दैट इज PND पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। तो ये ऑर्थोपनिया से अलग कैसे है, तो ऑर्थोपनिया बेसिकली क्या होता है, जब पेशेंट लेटता है तो उसको अराउंड तुरंत या विद इन 5 to 10 मिनट्स वो डिस्निक हो जाता है। तो बेसिकली टाइम इज इंपॉर्टेंट कि पेशेंट रात में सोने के लिए लेटा, ओके, लेटा पेशेंट और विद इन 5 to 10 मिनट्स उसको डिस्निया स्टार्ट हो गया, तो दैट इज ऑर्थोपनिया। पेशेंट और PND क्या है कि पेशेंट रात को लेटा सोने के लिए, लेकिन उसको जो डिस्निया डेवलप हो रहा है वो 2 से ढाई घंटे बाद जब वो नींद में चला गया तब उसको डिस्निया जो डेवलप हो रहा है दैट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। तो ये हिस्ट्री में ये पॉइंट पेशेंट से पूछना बहुत जरूरी होता है कि लेटने पे क्या आपको तुरंत डिस्निया डेवलप हो जाता है, तुरंत आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, या जब आप सो जाते हैं आधी रात में या सोने के बाद बीच स्लीप में आपको डिस्निया होता है और आप अचानक से उठते हो। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। सो सी एपिसोड ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया 2 to 2.5 hours आफ्टर स्लीप। ओके, जबकि यहाँ पे क्या डिस्निया इन रिकम्बेंट पोस्चर, ऑर्थोपनिया बेसिकली सीवियर, बहुत जब सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है तब देखने को मिलता है, PND पहले देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं जरा इसके। सी पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया का क्या मैकेनिज्म होता है कि जब हम सोते हैं और फिर जब हम REM फेज में जाते हैं, रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप में होते हैं, तो हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बेसिकली बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, कैटेकोलामीन सर्ज होता है, कैटेकोलामीन सर्ज होगा, उसकी वजह से क्या होता है कि टेकिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट तेजी से बहुत ही तेज पंप करने लगेगा, और जब हार्ट तेज पंप करने लगे तो क्या होगा कि हार्ट डायस्टोल फेज कम हो जाता है, और जब डायस्टोल फेज कम हो जाएगा तो हार्ट
ब्लड को प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं कर पाएगा और बैक में जो है लंग में पल्मोनरी कंजेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन होगा, ओके, पल्मोनरी कंजेशन होगा, ओके, लाइक सी हियर। सो हियर इज दिस इज एल्वियोलाई, दिस इज वेसल्स। तो पल्मोनरी कंजेशन होगा, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा और वो ब्लड फिर लीक करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा और इंटरस्टिशियल से एल्वियोलर स्पेस में चला जाएगा और पेशेंट डिस्निक हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म, ओके, पीएनडी का। क्या हुआ पीएनडी में, फिर से देखते हैं। पेशेंट स्लीप में गया, आरईएम फेज में जाता है, रैपिड आई मूवमेंट फेज में जाएगा। उसमें क्या होता है आरईएम फेज में, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैटेकोलामीन सर्ज होगा, उससे क्या होगा, टैकिकार्डिया होगा। टैकिकार्डिया से क्या होगा, डायस्टोलिक फेज कम हो जाएगा, उससे क्या होगा कि हार्ट ब्लड कम एकोमोडेट कर पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, एक बैक प्रेशर जनरेट होगा या पल्मोनरी कंजेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से लीक करके एल्वियोलर स्पेस में आएगा और पेशेंट विल गेट डिस्निक, ओके। सी देन टाइमिंग, पेशेंट वेक अप फ्रॉम रैपिड आई मूवमेंट, तो आरईएम फेज में उसको ये चीजें शुरू होती हैं, तो आरईएम फेज से वो अचानक से उठ जाता है। अच्छा, फिर उठेगा तो फिर उसको कैसे रिलीफ मिलेगा उस डिस्निया से, तो बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट अचानक से वो बैठ जाएगा, सिट्स अप विद लेग हैंगिंग डाउन, फिर खड़ा हो जाएगा, उसको एयर हंगर होगी, वो सेल्फ वेंटिलेट ऑफ कंफर्ट, ओके। तो पेशेंट क्या होता है इसमें कि जब अचानक से वो नींद खुलती है उसकी ड्यू टू डिस्निया, अचानक से बैठ जाएगा, वो अपने पैर नीचे करेगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो तुरंत खिड़की की तरफ भागेगा सांस लेने, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। अच्छा, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, साथ में एंजाइना हो सकता है, पर्स्पिरेशन हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, पाल्पिटेशन हो सकता है, या रेयरली हिमोप्टिसिस भी हो सकता है, दैट इज पिंक फ्रॉदी स्पुटम भी देखने को मिल सकता है, पिंक पिंक फ्रॉदी स्पुटम, ओके, पिंक फ्रॉदी स्पुटम। ऑक्सीजन सैचुरेशन ट्रांजिएंट हाइपोक्सिया भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अच्छा, डीडीज क्या हो सकती है, पीएनडी की डीडीज क्या होती हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजमा इज इंपॉर्टेंट, एजमा भी हो सकता है, एजमा इज कैन बी वन ऑफ द डीडी ऑफ पीएनडी, क्योंकि एजमा में भी जो डिस्निया होता है वो नाइट के टाइम में होता है। और क्या हो सकता है, नाइट मेयर्स, नाइट मेयर्स क्यों कह रहा है यहाँ पे, बिकॉज पेशेंट अचानक से नींद से जागा है, तो नाइट मेयर्स में भी ऐसा होता है कि अचानक से आपने कोई बुरा सपना देखा हो, अचानक से नींद से जाग गए, तो इट कैन बी वन ऑफ द डीडी ऑफ पीएनडी। और पैनिक अटैक हो सकता है, या नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया में भी ऐसे कुछ फीचर्स मिलते हैं। और क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रात में होने लगा और वो अचानक से उठ गया बीच स्लीप में से, ओके। तो दीज आर सम डिफरेंट डीडीज, ओके। क्या क्या हो सकती है, एजमा हो सकता है, नाइट मेयर्स हो सकते हैं, पैनिक अटैक, नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओके। नाउ सी ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का क्या मैकेनिज्म होता है, तो बेसिकली ऑर्थोपनिया क्या होता है, पेशेंट जब नीचे लेटता है, ओके, लेटा पेशेंट, तो क्या होता है, ग्रेविटी इफेक्ट खत्म हो जाता है और जो वेनस ब्लड है वो शिफ्ट हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन से, जो भी पेरीफेरी पे था, जो हमारे लिम्स में था वेनस ब्लड, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में शिफ्ट हो जाता है अबाउट मोर देन 400 ml। और कार्डियक डिजीज तो है ही, तो उतना इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता हार्ट, तो एक कंजेशन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और क्या है, और क्या हो सकता है, जब पे हम लेटते हैं तो हमारा डायफ्राम कंप्रेस होता है, डायफ्राम हमारा ऊपर चला जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो लंग की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट को डिस्निया फील होगा, ओके। तो ये दो मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। वन सेकेंड, द फर्स्ट वन की शिफ्टिंग ऑफ वेनस ब्लड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। पेरिफेरल सर्कुलेशन से जो वेनस ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ गया, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट एलिमिनेट हो गया। देन कंप्रेशन ऑफ डायफ्राम, एंड ऑल्सो इसके अलावा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो सकता है और पॉस्चरल डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है। अच्छा, इसमें कैसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, हाँ सी, तो इसकी टाइमिंग क्या होती है बेसिकली ऑर्थोपनिया की, जैसे कि मैंने बताया, अकर सून आफ्टर लाइंग डाउन, सून बेसिकली 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये देखने को मिल जाता है, सून आफ्टर लाइंग डाउन। इसमें कैसे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट अगेन बैठेगा और यूजेस मोर पिलो, पेशेंट मोर पिलोज का यूज अपने पीठ के नीचे या सर के नीचे और पिलोज रखता है और एक इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करने की कोशिश करता है, ओके। स्लीपिंग इरेक्ट, या फिर बैठ के सोएगा या फिर पिलो लगा के सोता है, पेशेंट की आदत पड़ जाती है उसको। अच्छा, इसमें क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स मिल सकते हैं, तो ऑल द सिम्टम्स ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के और भी सिम्टम्स इसमें तुमको मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या होता है ऑर्थोपनिया में, ऑर्थोपनिया में ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजुअली नॉर्मल रहता है, जबकि पीएनडी में ट्रांजिएंट हाइपोक्सिया मिल सकता है। डीडीज देखते हैं क्या हो सकती हैं, तो ऑर्थोपनिया की डीडीज हो सकती हैं, सीओपीडी हो सकता है,
ग्रॉस ओबेसिटी हो सकता है, एक्यूट अस्थमा यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये एक्यूट अस्थमा क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्लक्स के कारण, जब लेटेंगे तो रिफ्लक्स होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, और उसके वजह से एजमा हो सकता है। ग्रॉस एसाइटिस, ओके, ग्रॉस एसाइटिस हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी ऑर्थोपनिया देखने को मिल सकता है, ओके। COPD, gross obesity, asthma, ascites, pregnancy. Okay, remember this, like obesity, ascites, pregnancy. All three related to abdomen. Obesity, ascites, pregnancy. Okay. सो ये हो गया, PND हो गया और ऑर्थोपनिया हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अक्सर ही इन्हें वाइवा में पूछा जाता है। एंड ऑर्थोपनिया एंड PND आर वेरी स्पेसिफिक फॉर हार्ट फेलियर, बट रिमेंबर ऑर्थोपनिया सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलता है। देन देयर आर आल्सो सम टर्म्स लाइक प्लेटिपनिया। प्लेटिपनिया में क्या होता है कि अपराइट पोस्चर में जब पेशेंट बैठता है या सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को डिस्निया होगा और सुपाइन पोजीशन में उसको रिलीफ मिल जाता है, रिलीफ मिलता है। तो ये किस में देखने को मिलता है प्लेटिपनिया? प्लेटिपनिया कैन बी सीन इन लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, मिक्सोमा में देखने को मिल सकता है, और इट कैन बी सीन इन हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, दैट इज इन सिरोसिस के केस में, ओके। लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम, दो कंडीशंस, प्लेटिपनिया, ओके, रिमेंबर दिस टर्म। नाउ अंजाना इक्विवेलेंट, जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब MI का पेशेंट होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, तो उसको चेस्ट पेन होता है, बट एल्डरली पेशेंट्स में और डायबिटिक पेशेंट्स में MI की पेशेंट, अगर एल्डरली पेशेंट है या डायबिटिक है कोई और उसको MI हो रहा है, तो उसको जरूरी नहीं कि उसको चेस्ट पेन हो, वो डिस्निया के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकता है। और वो डिस्निया दैट इज वही है, डिस्निया जो होगा वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट के साथ, जैसे चेस्ट पेन के साथ भी हो सकता है डिस्निया, और विदाउट चेस्ट पेन भी हो सकता है, सिर्फ डिस्निया हो सकता है। किसमें? स्पेशली अंजाना इक्विवेलेंट देखने को मिलता है एल्डरली पेशेंट्स और डायबिटिक्स में हु आर सफर्ड फ्रॉम MI, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके। सीधे, ओके। तो 3 पिलर ऑर्थोपनिया ये क्या है? बेसिकली हमने बात की थी कि ऑर्थोपनिया अगर हो रहा है तो उसको, उसमें पेशेंट को कैसे रिलीफ मिलता है? पेशेंट अपने पीठ के नीचे या सर के नीचे तकिया लगाता है, पिलोज लगाता है। तो सीवियरिटी ऑफ ऑर्थोपनिया हम लोग कैसे ग्रेड कर सकते हैं? नंबर ऑफ पिलोज, कितने पिलोज पेशेंट ने रात में लगाए अपने सर के नीचे, तो उससे हम लोग एक ग्रेडिंग कर सकते हैं सीवियरिटी ऑफ ऑर्थोपनिया की। लाइक दिस इज 3 पिलो ऑर्थोपनिया, तो इस पेशेंट ने रात को सोते वक्त 3 पिलोज लगाए, ओके। तो कोई पेशेंट हो सकता है 2 पिलो लगाए, कोई पेशेंट हो सकता है 4 पिलो लगाए, या कोई 1 लगाए। तो इससे हम लोग सीवियरिटी की ग्रेडिंग कर सकते हैं कि ऑर्थोपनिया कितने ग्रेड का है, कितना सीवियर ऑर्थोपनिया है, ओके। नाउ मूविंग टू हिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स ऑफ डिस्निया, ओके। देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स हैं? ऑनसेट, प्रोग्रेशन, ड्यूरेशन, OPD, ओके, OPD, ऑनसेट हो गया, ये प्रोग्रेशन हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया, देन एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर हो गया, एसोसिएटेड फैक्टर्स हो गए, ओके। 5 पॉइंट्स हो गए। तो देखते हैं ऑनसेट। तो ऑनसेट में क्या, कैसे पूछोगे आप इसको कि ये जो आपको सांस लेने में दिक्कत है, क्या ये अचानक से शुरू हुई या धीरे धीरे बढ़ी जो है, ओके, ये ऑनसेट हो गया। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में क्या पूछ सकते हो आप कि ये जो सांस लेने में दिक्कत हुई आपको, क्या ऐसा लग रहा है कि जब से ये शुरू हुआ तब से ये बढ़ता ही जा रहा है, या उतना ही बना हुआ है, या कम हो गया है? तो दिस इज अ प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन को आप क्वांटिफाई कर सकते हो लाइक MMRC के थ्रू अगर रेस्पिरेटरी इलनेस है, और NYHA के थ्रू अगर कार्डियक इलनेस है, कि पेशेंट जो है आज से 3 महीने पहले MMRC ग्रेड 2 में था और अब वो MMRC ग्रेड 3 में आ गया है, या पेशेंट आज से 4 महीने पहले NYHA ग्रेड 2 में था और वो अब जो है NYHA फंक्शनल क्लास 3 में आ गया है। तो इससे एक प्रोग्रेशन का रिकॉर्ड रखने में आसानी मिलती है MMRC और NIHA से, NYHA क्लासिफिकेशन से। ऑल्सो दीज आर ऑल्सो यूज फॉर ग्रेडिंग द सीवियरिटी डिस्निया की जो सीवियरिटी उसको ग्रेड करने में भी हेल्प करते हैं ये दोनों चीज, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हेल्प इन टेलिंग यू द प्रोग्रेशन कि क्या प्रोग्रेशन में चेंज आया है, ओके, बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, नॉट फॉर सडन केस। फिर ड्यूरेशन, आपको कितने समय से डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत कितने समय से हो रही है। देन एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, कि क्या आपको ऐसा लगा कि किसी कारणों से या किसी कारणों से आपका जो सांस लेने में दिक्कत है ये बढ़ रही है, या कुछ दवाई ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप जिसकी वजह से ये सांस लेने में जो दिक्कत है आपको ये कम हो रही है, तो ऐसा पूछ सकते हो आप। तो इसमें भी क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि लाइक हमने बात करी
कि जो सांस लेने में दिक्कत है वो रिकम्बेंट लेटने पे बढ़ रही है, तो दैट इज ऑर्थोपनिया, या सोते हैं जो है अचानक से नींद खुल जाती है, या रात में नींद रात में बीच स्लीप में नींद खुल जाती है, तो दैट इज पीएनडी, तो ऑर्थोपनिया पीएनडी हो सकता है। ओके, या जो सांस लेने में दिक्कत है वो इम्प्रूव कर जा रही है वीकेंड्स पे या हॉलीडेज पे जो है वो इम्प्रूव कर जा रही है डिस्निया, तो ये किस में देखने को मिल सकता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज इलनेस लाइक ऑक्यूपेशनल एज्मा और एक्सटेंसिव एल्वियोलाइटिस में देखने को मिल सकता है, इम्प्रूव ऑन वीकेंड्स और हॉलीडे, या फिर कुछ मेडिकेशन लेने से इम्प्रूव कर जा रहा है, लाइक सम इनहेल्ड मेडिकेशंस लेने से इम्प्रूव कर जाएगा उसका डिस्निया, लाइक इन केस ऑफ एज्मा में। ओके, देन एसोसिएटेड फैक्टर्स, कि ये जो सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, क्या इसके साथ साथ आपको और भी कोई समस्या है? लाइक अगर आप एंकल स्वेलिंग है, एंकल स्वेलिंग अगर है तो क्या सोच सकते हो आप? इट कैन बी सीन इन केस ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर, ओके, विच कैन आइसोलेटेड राइट साइड हार्ट फेलियर, बस आइसोलेटेड तो नहीं होगा, बाईवेंट्रिकुलर का पार्ट होगा, बाईवेंट्रिकुलर फेलियर का। और साथ में पेशेंट अगर बताया कि कफ आ रहा है, उसको स्पुटम आ रहा है, तो क्या सोच सकते हो आपकी पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, जिसमें हम पिंक फॉदी स्पुटम हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है, सीओपीडी में भी स्पुटम प्रोड्यूस हो सकता है इन केस ऑफ एक्यूट एक्सर्बेशन। ओके, एंड ऑल्सो सर्टेन रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है। ओके, देन वीज, ओके, तो अगर डिस्निया के साथ वीज हो रहा है तो आप क्या सोच सकते हो? आप सोच सकते हो कि एस्मा हो सकता है। ओके, डिस्निया के साथ अगर चेस्ट पेन हो रहा है, चाहे प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो रहा है या नॉन प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो रहा है, तब क्या सोचोगे आप? कि देयर कैन बी सम मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, या एमआई हो सकता है। ओके, देन डिस्निया के साथ अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है तो क्या सोच सकते हो आप? कि इन्फेक्शन, सर्टेन इन्फेक्शन है, लाइक न्यूमोनिया है पेशेंट को। ओके, सी, so these are the history taking steps of dyspnea: OPD, onset, progression, duration, then aggravating relieving factor and associated features. Associated features में क्या क्या हमने देखा? एंकल स्वेलिंग, जो कि किसमें देखने को मिलेगा? हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा। कफ और स्पुटम प्रोडक्शन अगर हो रहा है डिस्निया के साथ, तो वो बताता है कि इसको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, आइदर एयरवे की इलनेस है और पैरेन्काइमा की इलनेस है। ओके, देन कम्स वीज, वीज इज स्पेसिफिक फॉर एयरवे इलनेस, दैट इज एज्मा में देखने को मिल सकता है। और अगर डिस्निया के साथ चेस्ट पेन हो रहा है, चाहे वो प्लोरेटिक हो चाहे नॉन प्लोरेटिक हो, तो वो किस में मिल सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मिल सकता है या एमआई में मिल सकता है। ओके, देन डिस्निया के साथ फीवर है तो वेरी स्पेसिफिक ऑफ न्यूमोनिया। ओके, देन सी, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन की हम जरा बात करते हैं। सी, सेकेंड्स टू मिनट। ओके, तो ये ऑनसेट और ड्यूरेशन ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सी, सो अगर ऑनसेट लाइक रैपिड ऑनसेट, रैपिड ऑनसेट मतलब कितना रैपिड? विद इन सेकेंड्स टू मिनट अगर डिस्निया का ऑनसेट हो जा रहा है तो क्या सोचोगे आप? ये चीजें सोचोगे। 2 A's एंड 3 P's। 2 A's में क्या क्या है? एज्मा, एनाफाइलैक्सिस दैट इज लैरिंजियल एडिमा, और 3 P's में क्या है? पी से न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी एम्बोलाई, और क्या हो सकता है? फॉरेन बॉडी। तो ये जो कॉजेज हैं, इनकी वजह से जो डिस्निया होता है वो विद इन सेकेंड्स टू मिनट में होता है, डेवलप होता है। ओके, 2 A's दैट इज एज्मा, एनाफाइलैक्सिस, 3 P's न्यूमोथोरैक्स, pulmonary edema and pulmonary emboli and foreign body also. Then comes gradual onset. Gradual onset बोले तो over a period of hours, dyspnea डेवलप हुआ, या over a period of days जो है dyspnea डेवलप हो रहा है। तो ये किसमें देखने को मिल सकता है? एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी का एक्सेसरबेशन में मिल सकता है, कार्डियक फेलियर में देखने को मिल सकता है, ये एज्मा में भी मिल सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया और प्लूरल इफ्यूजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने बात की, लाइक डायबिटिक कीटोसिडोसिस, यूरेमिक एसिडोसिस और एस्पिरिन और इथिलाइन ग्लाइकॉल ओवरडोज में देखने को मिल सकता है। देन कम स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट मतलब वीक्स या उससे भी ज़्यादा मंथ्स और ईयर्स के ड्यूरेशन में एक वो डिस्निया डेवलप किया है, तो ये किसमें देखने को मिल सकता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। सीओपीडी, सीओपीडी लॉन्ग ड्यूरेशन की हिस्ट्री मिलती है या लॉन्ग ड्यूरेशन में डेवलप करता है। अनीमिया अगेन, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, so these are a very important some causes, okay, with respect to onset and duration. Okay, seconds to minute में क्या क्या हो गया? 2 A's, 3 P's and 1 foreign body. Gradual onset that is आवर्स या डेज में अगर डिस्निया डेवलप हो रहा है तो क्या क्या सोचोगे आप? सीओपीडी का एक्सेसरबेशन हो गया, कार्डियक फेलियर हो गया, एज्मा हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, प्लूरल इफ्यूजन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन अगर वीक्स या उससे भी ज़्यादा समय या मंथ्स में या उससे भी ज़्यादा समय में अगर डिस्निया डेवलप हो रहा है तो आईएलडी एंड सीओपीडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दीज टू, द फर्स्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ऑल्सो स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्निया के केस में। क्यों?
क्योंकि सीओपीडी के रिस्पेक्ट में सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एक बहुत ही क्लासिकल हिस्ट्री मिलती है कि सीओपीडी के जो पेशेंट मिलेंगे आपको सबसे पहले तो बहुत ही एल्डरली होंगे और उनमें एक लॉन्ग स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, बहुत लंबी हिस्ट्री, 10 साल 20 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय से स्मोक कर रहे होते हैं, लॉन्ग स्मोकिंग हिस्ट्री मिलती है। दैट्स वाई स्मोकिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग स्मोकिंग हिस्ट्री। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल सेंटेंस। ओके, सो हियर द एज ऑफ द पेशेंट इज 60 years। ओके, एज हमने बताया। हिस्ट्री वॉज गिवन बाय द पेशेंट हिमसेल्फ विच सीम्स टू बी रिलायबल। ओके, according to him, he was apparently asymptomatic 2 days back। Okay, 2 days back, so here is a duration। okay, 2 days, 2 days back duration, 2 days आप ड्यूरेशन भी सोच सकते हो या उतने 2 days के पीरियड में डेवलप किया है। ओके, डेज में डेवलप किया है। when he gradually okay, onset हमने बता दिया, onset gradually develop breathlessness, MRC 3। ओके, 3 हमने यहाँ पे ग्रेडिंग बता दिया MRC। तो MRC 3 क्या होता है? 3 मैंने बताया था, 3 मतलब 3 चीजें, 100 100 मीटर चलने पर उसको डिस्निया हो जा रहा है। और फॉलोइंग एनवायरमेंट डस्ट एक्सपोजर से हो रहा है, तो ये एक तरीके से एग्रीवेटिंग फैक्टर आप मान सकते हो। देन विच वाज प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग, प्रोग्रेसिवली बढ़ता ही जा रहा है, तो ये प्रोग्रेशन हो गया, हमने बता दिया। और क्या है? इट एग्रीवेट्स, एक्सर्शन पे एग्रीवेट कर जा रहा, तो दिस इज ऑल्सो एग्रीवेटिंग फैक्टर। तो 2 एग्रीवेटिंग फैक्टर हमने यहाँ पे बता दिए। ओके, एंड रिलीव्स ऑन टेकिंग रेस्ट एंड इनहेल्ड मेडिकेशन, तो हमने रिलीविंग फैक्टर बता दिया यहाँ पे, रिलीविंग फैक्टर हमने यहाँ पे बता दिया। देन ऑल्सो इट एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, एसोसिएटेड फीचर है। ओके, और विद इंक्रीज्ड येलोविश स्पुटम एंड वीज भी हो रहा है पेशेंट को। ओके, सी, तो ये हमारा एक हिस्ट्री है। तो देखते हैं इसके हम लोग क्या सोच सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इसका डिस्निया डेवलप हो रहा है, ये तो पीरियड ऑफ 2 डेज में डेवलप हो रहा है, मतलब हम डेज में डेवलप हो रहा है। तो हमने देखा था यहाँ पे, अगर डेज में डिस्निया डेवलप हो रहा है तो हम क्या क्या सोच सकते हैं? आवर्स और डेज में सीओपीडी के एक्सेसरवेशन सोच सकते हो आप, कार्डियक फेलियर सोच सकते हो, एजमा सोच सकते हो, सर्टेन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सोच सकते हो, प्लूरल इफ्यूजन और मेटाबॉलिक एसिडोसिस सोच सकते हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री जो हमने पीछे देखी, उसके बेसिस पे हमारे ये डिफरेंशियल, इतने डिफरेंशियल्स फॉर एग्जांपल बन गए। अब हमको इसमें से एक डिफरेंशियल उठाना होगा, एक ही कॉज हो सकता है, अदर को हमको रूल आउट करना होगा। तो कैसे कैसे रूल आउट कर सकते हैं, देखते हैं। सी, कार्डियक फेलियर है, तो कार्डियक फेलियर, तो कार्डियक सेकंड वन, सीओपीडी को भी रखते हैं, देखते हैं। कार्डियक फेल, तो कार्डियक फेलियर कैसे आप रूल आउट कर सकते हो? तो यहाँ पे आप नो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपनिया पीएनडी। ओके, ऑर्थोपनिया या पीएनडी की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है, तो इससे आपको यू कैन रूल आउट कार्डियक फेलियर, या कह सकते हो कि कार्डियक फेलियर इज लेस लाइकली इन दिस केस। ओके, ओके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए क्या पॉइंट रख सकते हो जिससे आपका ये रूल आउट हो जाए या लेस लाइकली लगे? तो नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, फीवर की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही हमें, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कैसे आप रूल आउट कर सकते हो? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए आप लाइक कह सकते हो कि देर इज नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज की कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को, या नो हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, कोई रीनल डिजीज की हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को। ओके, प्लूरल इफ्यूजन को एज सच रूल आउट यहाँ पे नहीं किया जा सकता है, जस्ट बाय हिस्ट्री। ओके, और एग्जिबिशन ऑफ सीओपीडी, जो हिस्ट्री हमारी वो सीओपीडी से मिलजुल रही है, तो हमने उसका कोई ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं रखा है। कार्डियक फेलियर के लिए हमने क्या रख दिया? नो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपनिया पीएनडी। एजमा वीज मिल ही रहा है, तो उसको भी हम लोग रूल आउट एज सच नहीं कर सकते हैं एजमा को यहाँ पे। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए हमने फीवर रख दिया। प्लूरल इफ्यूजन के लिए एज सच कोई हिस्ट्री नहीं होती जिसको आप रख के तुरंत फटाक से रूल आउट कर लो। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए आपने जैसे कि हमने यहाँ लिखा, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज की कोई हिस्ट्री नहीं है, और रीनल डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज या ड्रग इनटेक लाइक एस्पिरिन और एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, तो ये सारा देखते हैं। सो नो हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपनिया पेंडी, तो इससे क्या? सो कार्डियक फेलियर लेस लाइकली, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लेस लाइकली और रूल आउट, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, swelling in the body, any drug intake, so again metabolic acidosis less likely here। अच्छा, तो हमने अदर कॉजेज को रूल आउट कर दिए। तो हमारा क्या बच रहा है? अभी हमारा 2 चीज़ें बची बेसिकली, एग्जिबिशन ऑफ सीओपीडी पहला चीज़, और दूसरा एजमा बच रहा है। ओके, तो देखते हैं और क्या हमें हिस्ट्री मिल सकती है जिससे हम लोग एक प्रॉपर मोर स्पेसिफिक अपने डायग्नोसिस पहुंच जाएं। सी, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल इफ्यूजन लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीज मिल रहा है, यू कैन सी वीज इज देयर। ओके,
वीज इज देयर एंड देयर इज प्रोडक्टिव कफ, तो प्रोडक्टिव कफ है, स्पुटम आ रहा है, वीज है, इट इज मोर लाइकली सम एयरवे रिलेटेड डिजीज है, ये प्लूरल रिलेटेड डिजीज नहीं हो सकती है। पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, इस पेशेंट की एक पास्ट हिस्ट्री है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, कितने एमआरसी का, 2 एमआरसी का, सिंस 5 ईयर, तो पेशेंट को हिस्ट्री है 5 साल से उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, लेकिन एमआरसी 2 की हो रही है इस वक्त, अभी 2 दिन से एमआरसी 3 में आ गया है, लेकिन उससे पहले एमआरसी 2 में था, जो कि लिख रहा है विच इज कंट्रोल्ड ऑन मेडिकेशन, इनहेल मेडिकेशन ले रहा था पेशेंट और उससे उसको रिलीफ था। सो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि पेशेंट इज, पता है हमें कि पेशेंट इज नोन केस ऑफ सीओपीडी का नोन केस है, और उसको अचानक से 2 दिन में उसका डिस्निया बढ़ गया है। सो व्हाट कैन बी द कॉज, एक्सेलरेशन ऑफ सीओपीडी इज देयर। और देखिए पर्सनल हिस्ट्री में क्या मिल रहा है कि पेशेंट की हिस्ट्री एक सिगरेट स्मोकिंग 1 पैक पर डे सिंस 30 ईयर्स, और खैर जब से उसको बीमारी हुई तब से 5 साल से उसने छोड़ दिया है। ओके, तो मैंने बताया था कि एल्डरली एज है, और एक लॉन्ग स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल रही है, और डिस्निया है, तो व्हाट यू विल यू थिंक ऑफ, मोस्ट लाइकली इट इज सफरिंग फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम COPD, okay, chronic obstructive pulmonary disease. So that's it. So thank you so much for watching this video. If you like it, do like, share and subscribe. Thank you so much.